हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से भी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और हाँ, एक बात और, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप स्टार्टिंग की है आपने साइकोलॉजी या फिर कह सकते हैं कि टीचिंग के फील्ड में आप नए हैं और आप कोई भी जो एग्ज़ाम है उसे फर्स्ट टाइम में क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी कि अपनी पढ़ाई को सीरियस लें। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम अपने हाथ में पेन पेपर ज़रूर रखें, ठीक है? और हर एक जो बिंदु है उसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि अगर आप समय दे ही रहे हैं तो फिर सीरियस होकर क्यों नहीं उस पढ़ाई को करें, ताकि वो जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको जो लिखा हुआ है, जो अपने समझ को समझते हुए आपने उस कॉपी में नोट की है चीज़ों को, तो वो आगे आपको काम हेल्प करेगी, आपके काम आएगी, ठीक है? तो जिन प्याजे से लगभग मैं मानती हूँ कि आप सभी परिचित होंगे और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जिन प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसे बेहद अच्छे से समझना, और उसके बाद इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएँगे सेकंड क्लास में, तो वो आप बहुत ईज़िली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, तभी कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए, मैं मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। देखिए, जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं उनको साइकोलॉजी में कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको ये भी इस नाम से भी जाना जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, या फिर कहे कि विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या निर्माणवादी उपागम का सिद्धांत। यानी एक ही थ्योरी के इतने सारे नाम हैं और ये सारे नाम पियाजे की थ्योरी के ही है, ठीक है? तो अलग-अलग एग्ज़ाम में अलग-अलग तरीके से कभी भी मतलब घुमाकर आपसे पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया, या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या निर्माणवादी उपागम का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सभी आपको पता चल गया है या फिर पहले से था, तो डाउट्स क्लियर होते चले जाते हैं। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी के नाम हैं। अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि ये कौन थे, ठीक है? इन्होंने लर्निंग के जो लर्निंग को लेकर जो स्टडी की, वो किस प्रकार से की। तो देखिए, जो पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और ये पेशे से चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। तो इस नाते इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया और इसके चलते इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई, ठीक है? आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इस बेस पर इनकी जो बाकी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी आलोचना की कि तुमने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। मतलब बच्चे तो ऐसा होता है, भगवान के रूप होते हैं और इंसान को इतना भी निर्दय नहीं होना चाहिए कि अपने ही बच्चों पर वो पशु के समान जो है प्रयोग करे। तो आलोचना हुई वो एक अलग बात है, लेकिन इनका सिद्धांत फेमस बहुत हुआ। वो क्यों? क्योंकि इनका ये माना जाता है कि इन्होंने किसी जानवर पर नहीं, कि जैसे कि अगर जानवर को तकलीफ हो रही है तो वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। बच्चे तो सब कुछ बताते हैं, ठीक है? तो इनका फेमस भी हुआ, मान्यता भी उसको मिली। तो चूँकि इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, तो सीधी-सी बात है, जैसे-जैसे वो बढ़ रहे थे, वो अलग-अलग स्टेज में जा रहे थे, तो समय-समय पर उनमें चेंज भी आ रहा था। तो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उनमें जो चेंज आ रहा था, जो परिवर्तन आ रहा था, उनको इन्होंने खोजा। ठीक है? और जैसे इन्होंने अलग-अलग अवस्थाओं में उनका अपने ही बच्चों पर स्टडी की, तो इसी वजह से इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, अगर इंग्लिश की बात करें तो, ठीक? बात करें कि इन्होंने अपने बच्चों की जो स्टेज थी, वो कितनी स्टेज पर, कितनी अवस्थाओं पर इन्होंने अध्ययन किया, या फिर आगे चलकर इन्होंने कितनी अवस्थाओं का जो है सिद्धांत दिया, तो ये पूछा जाता है। तो विकास की 4 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया, या फिर इन्होंने
पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, तो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तो अब बात करें इनके कि जैसे हम लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लर्निंग से संबंधित इस प्रिंसिपल का क्या रोल है, मतलब उनकी पढ़ाई में, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं, तो उसमें सीखने में इस सिद्धांत का क्या रोल है। मतलब पियाजे कैसे बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो जब सीख रहा होता है कुछ चीजों को, तो वो किस प्रकार से सीखता है। तो अधिगम के संबंध में पियाजे के जो विचार हैं, उनका कहना यह था कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो भाई सक्रिय होती है एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, यानी पियाजे ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो एक्टिव रहकर सीखी जा सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको स्टार्टिंग से ही एक रूम में बंद कर दिया जाए और उसको कुछ सिखाया ही नहीं जाए, किसी किसी सामाजिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही ना किया जाए, तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सीख पाएगा, यानी कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। संज्ञान का मतलब, अगर हम यहाँ पर संज्ञान की बात करें, तो संज्ञान होता क्या है। देखिए, ज्ञान आप सभी जानते हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज होती है, जानकारी होती है, ठीक है। और संघ का मतलब होता है कि किसी चीज के, मतलब परस्पर में अगर आप किसी चीज की नॉलेज ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइंड भी इसको कह सकते हैं, अगर अपनी भाषा में कहे, या फिर नॉलेज भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, दो इंसान हैं और आपस में बात कर रहे हैं, पहला इंसान कहता है दूसरे इंसान से कि यार मेरे कि कल ये घटना हो गई, ठीक है, तो पहले वाला कहेगा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मतलब कि मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास में उस बात की इंफॉर्मेशन नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं। ठीक, वो क्यों? अब ये बात आप समझ गए होंगे कि संज्ञान किसे कहते हैं। तो यही बात यही बात इन्होंने, पियाजे ने समझाई कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब बच्चा एक्टिव हो और जो मतलब किसी सोशल एक्टिविटी के संपर्क में हो, ठीक है। अगर एक बच्चे को किसी रूम में बंद कर दिया जाए और सालों साल उसको किसी के संपर्क में, या फिर कह सकते हैं कि उसके साथ में कोई एक्टिविटी ही ना हो, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उनका मानना ये था। ठीक, बात करें लर्निंग दूसरी की अधिगम ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो जो लर्निंग है, पियाजे ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, यानी कि जो सीखना है, वो ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यानी कि आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, जब तक जीवन होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आपके ज्ञान की संरचना बनती रहती है, यानी कि आपके ज्ञान का निर्माण होता रहता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण होता रहता है, इसी वजह से इसको निर्माणवादी उपागम भी कहा गया है, जैसे कि हमने देखा था निर्माणवादी उपागम। ठीक है, संरचना मतलब निर्माण होना। ठीक, ओके। आगे यहाँ पर देखिए कि इन्होंने लर्निंग के बारे में और क्या विचार दिए। इन्होंने कहा कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि इनका कहना था कि जो बच्चा होता है, बच्चे का जो मतलब माइंड डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अगर एक बच्चे के पास में लैंग्वेज भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, या फिर वो देर से बोलना सीखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माइंडेड नहीं हो रहा है, वो समझदार नहीं हो रहा है, या फिर उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। उसके मस्तिष्क का विकास होगा, अगर उसके पास भाषा भी नहीं है तो भी होगा, ठीक है। और अगर वो पूरी जिंदगी भी बोलना नहीं सीखे तो भी होगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास में रुकावट नहीं डालती है। जबकि इसी की आलोचना में वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, अगर भाषा किसी बच्चे के पास में नहीं है, तो क्या कह सकते हैं कि बच्चे का कंप्लीटली कॉग्निटिव या फिर सोशल डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, भाषा भी जरूरी है। डेवलपमेंट की अगर बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो भाषा का अच्छा खासा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक बच्चा माइंडेड तो है, लेकिन अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, खुलकर वो बहुत सी चीजें नहीं बता पाता है, तो क्या उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्ट नहीं हुआ? तो तो पियाजे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा जितना माइंडेड है वो उतना माइंडेड होगा, और अगर उसकी बुद्धि का, उसके मस्तिष्क का विकास होना है, तो वो उतना ही होगा, उसे भाषा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हालांकि मतलब इनमें मतभेद रहा है दोनों में,
इस खास इस बात को लेकर, और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं इसी वाले सॉरी, इसी वाले टर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात करें संज्ञानात्मक जो विकास है वो सबसे बेहतर जो पियाजे ने बताया है कि कहाँ पर फलता फूलता है, या फिर कहाँ पर इसको एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो एरिया है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो उसके सबसे बेहतर इन्होंने जो एरिया बताया, क्षेत्र बताया, वो विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण ही है। तो ये दो स्थान बताए हैं जहाँ पर ब्याजे ने कहा है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी खासी मात्रा में होता है। और बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उन्होंने ब्याजे कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कोग्निटिव डेवलपमेंट में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परस्पर योगदान होता है, यानी दोनों आपस में दोनों का योगदान बराबर है। पियाजे फिर यहाँ पर एक अपनी समझ रखते हैं और बताते हैं कि जो बच्चे हैं वो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। सर्जन दैट मीन्स निर्माण, जो मैंने पहले भी बताया कि चूंकि ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में क्या गलत है क्या सही है वो अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाते हैं। हमारे लिए क्या सही है, क्या करना सही है, क्या चीजें गलत है, वो अपने जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में वो खुद निर्मित करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस उपागम को, इस सिद्धांत को निर्माणवादी उपागम भी कहा गया है। ठीक, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप समझे होंगे कि थ्योरी क्या है, क्या कहना चाहती है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग है आपकी टीचिंग प्रिपरेशन की, तो ये जो मतलब थ्योरी है स्टार्टिंग में काफी टफ लगती है, लेकिन ये काफी अच्छी थ्योरी है। अगर आपने इस पर पकड़ बना ली तो इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे। देखते हैं कि जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट था संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक, तो जैसे कॉन्सेप्ट का पेज था क्या संज्ञान कोग्निशन। तो कोग्निशन जो होता है, कोग्निशन में बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे मिलकर कह सकते हैं कि कोग्निशन यानी संज्ञान का निर्माण होता है। इन सब का सम्मिलित रूप हम कहेंगे संज्ञान। इन सब का सम्मिलित रूप होता है संज्ञान, कोग्निशन जिसे हम कहते हैं। तो अब आप देखोगे कि संज्ञान में बहुत से तत्व होते हैं। जैसे संज्ञान में क्या होता है, सेंसेशन होता है, संवेदना होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के ऊपर ठंडा या गर्म पानी हम डाल दे और उसको पता ही ना चले कि उसको मतलब ना ठंडे का एहसास हो ना गर्म का एहसास हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि बच्चे को उसका ज्ञान है? नहीं। तो बच्चे को जरूरी है कि ठंडे और गर्म का एहसास है, इसका मतलब उसमें सेंसेशन है, संवेदना है। सीधी सी बात है, ये संज्ञान का एक तत्व है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ बच्चा जो है समझ रहा है कि ठंडा और गर्म क्या होता है। प्रत्यक्षण मतलब संज्ञान को डेवलप करने के लिए, संज्ञान को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसमें परसेप्शन वाला तत्व भी हो। यानी बच्चे के सामने अगर कुछ घटित हो रहा है तो उसको समझ में आए कि ये क्या 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 घटना हो रही है। अगर कोई फिसल कर गिर गया, किसी का फोन गिर गया, ठीक है, किसी का फोन गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा, कोई फिसल कर गिर गया तो वो उसको चोट लगेगी। तो बच्चे के सामने अगर कुछ घटना हो रही है तो उससे समझ में आनी चाहिए। अगर तुम फोन गिरा दोगे तो वो टूट जाएगा। ये प्रत्यक्षण रूप से उसको समझ में आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर ये वाला तत्व बच्चे में है तो वो संज्ञानी है, उसके मतलब उसके उसका उसमें जो है कोग्निशन है, वो समझता है चीजों को। और एक जो तत्व होता है किसी बच्चे के माइंड में, कह सकते हैं कि माइंड को निर्माण करने के लिए, संज्ञान के निर्माण के लिए जरूरी है कि उसे उसके पास में कल्पना या फिर प्रतिमा। देखिए जो माइंड होता है वो बहुत सी इमेज पर काम करता है। जैसे बुरा नहीं यहाँ पर मानने वाली बात है, मैं एक एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, ब्लाइंड बच्चों का जो माइंड होता है वो खासकर कुछ चीजों को लेकर इसीलिए काम नहीं करता क्योंकि उनके माइंड में किसी चीज का इमेज नहीं होती है।
तो कॉग्निशन के निर्माण में इमेज का भी, हाइपोथेसिस का, कल्पना का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है, ठीक है, जिससे कि संज्ञान का निर्माण होता है। हम बचपन से बहुत सी चीजें देखते आ रहे होते हैं, और एक बार सूरज को देख लिया और फिर बता दिया कि सूरज कहाँ है, एक बार बच्चे को बता देते हैं, तो जब उसने देख लिया, उसको बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब उससे पूछेंगे तो वो ऊपर की साइड ही उंगली करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी इमेज को देख लिया है, ठीक है। और अपने मम्मी पापा के फोटो को भी वो क्यों पहचान लेता है? क्योंकि उसने देखा है, उसने उसने प्रत्यक्षण रूप से उनको देखा है, इसीलिए वो प्रतिमा को, इमेज को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉग्निशन में वो चीजें है, ठीक। अगर नहीं होती तो वो कैसे पहचान लेता? फॉर एग्जाम्पल वो ब्लाइंड होता, सॉरी माफी चाहूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रही हूँ, तो अगर वो ब्लाइंड होता, उसके मन में कोई प्रतिमा नहीं होती, तो वो टच करके, फिर वो प्रत्यक्षण रूप से टच करके वो पहचान पाता, ठीक है। धारणा की अगर बात करें, कॉन्सेप्शन की बात करें, तो बहुत से कॉन्सेप्ट बच्चे अपने माइंड में बना लेते हैं, वो भी उनके कॉग्निशन, संज्ञान को निर्मित करने में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, बच्चे के सामने जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जितना मतलब कैलकुलेशन में बच्चा लगा रहेगा, तो उतना ज्यादा डेवलप होगा, उतनी ज्यादा मतलब वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी किसकी? संज्ञान की, ठीक। और थिंकिंग की बात करें तो सोच भी बेहद जरूरी है, जो हेल्प करती है संज्ञान को बनाने में। और तर्कना, रीजनिंग, वही मैंने बात कही है, तो इसीलिए बच्चों को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं स्कूल में, ताकि उनका जो है संज्ञान यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट हो, ठीक। तो इतने सारे जो मानसिक प्रक्रियाएं होते हैं, इन सब से मिलकर कॉग्निशन बना होता है। कॉग्निशन में इतने सारे तत्व होते हैं, और जरूरी होता है कि कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए ये सब जो तत्वों पर होता है, मतलब काम करना चाहिए स्कूल में, ताकि इनमें अच्छा खासा, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट इन सब का हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का तत्व है, या फिर निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का तत्व नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से संज्ञान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट होता है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनरी, कॉन्सेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, इनमें से कोई एक हटा देगा, गलत रख देगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे तत्व क्लियर है तो सीधी सी बात है, आप आंसर ले लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इसकी संज्ञानात्मक विकास की पियाजे ने कुछ अवस्थाएं बताई थी, जैसे कि हमने देखा भी है कि 4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके इन्होंने 4 अवस्थाएं दी, ठीक है। और 4 अवस्थाएं ऐसी दी, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। चेंज की बात करें, कौन सी स्टेज को इन्होंने क्या नाम दिया है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। जैसे कि आपने ये देखा कि इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, और 4 अवस्थाएं, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? संवेदी, प्रेरक, या फिर सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, उस अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल, यानी यहाँ पर बच्चे का दिमाग इतना ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर जब से बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, तो उसका वो संज्ञान का यूज करने लगता है, और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो अलग अलग तरीके से होता है, यानी उसका जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है वो मूर्त, स्थूल क्रियाओं से होता है, एक्टिविटी से होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कॉग्निशन डेवलपमेंट कैसे होता है? 11 से 15 वर्ष में, यानी यहाँ पर तो और भी माइंड की कह सकते हैं कि तरक्की हो जाती है, एक हाईएस्ट पीक पॉइंट पर माइंड पहुंच जाता है। वो यहाँ पर कॉग्निशन डेवलपमेंट कैसे होता है? तो यहाँ पर जरूरत नहीं होती है मूर्त चीजों की, अगर उसके पास में मूर्त चीजें भी नहीं है, वो कुछ नहीं भी देख रहा है, तो वो वैसे भी माइंड में अमूर्त उसके उसके सामने नहीं भी कुछ है, तो वो विचारों पर चलने लगता है बच्चा, ठीक है। तो उसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देगा कि सीक्वेंस में इनको लगाओ, तो सबसे पहले आएगी कौन सी? सेंसोरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये आपको पता होना चाहिए ये सीक्वेंस। फिर इनका ये पूछ लेगा कि लास्ट, कई बार ये पूछता है कि सबसे हाईएस्ट पीक वाली कौन सी होती है,
ये पूछ लेगा कि फर्स्ट वाली कौन सी होती है, विकास की 4 अवस्थाओं में से सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा, या फिर ये भी पूछ सकता है कि 7 से 11 वर्ष की एज में बच्चा कौन सी अवस्था में आता है, तो संवेदी में आता है, पूर्व संक्रियात्मक में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में, मतलब घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक। रटने वाली इसमें चीज होती नहीं है, क्योंकि रटोगे तो सीधी सी बात है, साइकोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर रटना इसको क्यों, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर अब बात करेंगे वन बाय वन। आपने देख लिया है कि 4 स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है आपके सामने, और फर्स्ट स्टेज का नाम है, विकास की अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। आप अगर नोट कर रहे हैं तो जरूर इस बात को नोट करें, और वन बाय वन एक एक पॉइंट को नोट करें और देखें कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो सीखता है चीजों को, वो जो उसके संज्ञान का निर्माण होता है, संज्ञान का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखो, बच्चा अभी दिमाग तो लगा नहीं सकता, यानी उसके पास में अभी इतनी तो समझ है नहीं कि वो मतलब सोचने विचारने की शक्ति रखता हो, तो उसके संज्ञान का निर्माण होगा कैसे। तो होगा क्या कि जब वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है, तो बच्चे के जो सीखने के साधन होते हैं, कह सकते हैं कि उसके सीखने के पास में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, उसके कान हैं, ठीक है, उसकी आंखें हैं, उसके नाक है, और उसकी त्वचा, यहाँ पर हम त्वचा भी ऐड करेंगे, त्वचा। तो यही सब उसका जो है सीखने के तरीके है, उसके पास में सीखने के साधन है। तो ये अपना जो जो बच्चा होता है इस एज का, वो सेंसोरी यानी अपनी ही सेंस से सीखता है चीजों को। अगर उसे जोर के आवाज सुनाई पड़ेगी उसके कानों के पास में, कहते हुए छोटे बच्चे के कान के पास में जाता जोर से आवाज नहीं करो, क्यों, क्योंकि वो डर जाता है, एकदम से तिलमिला उठेगा इस तरीके से जैसे डर गया हो, ठीक। अगर आँख की बात करें तो जैसे थोड़ी सी ही मतलब 0 से या फिर 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो रिफ्लेक्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है। अ, जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, तो उसके रूम में लाइट नहीं और जलाए रखते, क्यों? क्योंकि उसे प्रकाश से उसको क्या होता है, आँखें वो झपकाता है, या फिर आँखें ही नहीं खोलेगा, ठीक है? तो ये जो एज होती है उसकी, वो अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखने की एज होती है। नाक से चीज़ों को सूंघेगा, हाथ से टच करके जो है अपनी मदर का जैसे वो टच करता है तो चुप हो जाता है। बाकी कोई उसको गोद में ले ले तो वो अपने नाक से सूंघ कर या फिर हाथ से टच करके तो वो समझ जाता है कि मैं अपनी माँ की गोद में नहीं हूँ, ठीक? तो वो उसके सीखने के यही ज़रिए होते हैं इस एज में। वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता है। इस स्टेज में काफी इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसी अवस्था में क्या होता है, एक विशेषता आ जाती है बच्चे में, जैसे आपने देखा होगा कि ये इस अवस्था में स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, सॉरी, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो है विशेषता उत्पन्न हो जाती है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? आपने देखा होगा लगभग लगभग 2 साल का बच्चा वैसे बैठना सीख जाता है, थोड़ा बहुत खेलता है। तो आपने देखा होगा उसका कोई खिलौना है या फिर गलती से उसने आपका फ़ोन उठा लिया, तो आप क्या करेंगे, एकदम से छुड़ाएँगे तो वो रोने लगेगा, ठीक है? रोने लगेगा तो आप उसके साथ में खेल खेलते हैं कि अपना उस फ़ोन को जो है उठाकर पीछे की तरफ उसको पीछे की तरफ वो ऐसे उठाकर जो है उसको उसे छुपा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब वो तो कुछ भी उसे मतलब कहते हैं कि वही ये ले गया, वो ले गया, ठीक है? इसको तो बंदर ले गया, इसको तो भालू ले गया, इसको तो ये ले गया। इस तरीके से आप उसे बोलते हैं, ठीक है? और वो तो आप उसे पल्लू के नीचे छुपा लेंगे या फिर कमर अपनी पीठ के पीछे छुपा लेंगे। तो बच्चा क्या करता है कि वो देख लेता है कि आपने उसकी चीज़ को छुपा लिया है, तो वहीं से वो उस चीज़ को जो है ढूँढ लाता है, ठीक? तो ये वस्तु स्थायित्व यानी कि वो वस्तु आपने उसके सामने से छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ जाता है कि स्थायित्व है, यानी कि वो जो है वस्तु है, एग्जिस्ट है, अभी उसका अस्तित्व है, वो है, प्रेजेंट में है, ठीक?
तो वो उसको ढूंढ लाएगा। अगर आपने उसको छुपाया है, उसने देख लिया है, तो आप तो समझते हैं कि इसको लगेगा कि वो गायब हो गई, ठीक है, छुमंतर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पता है कि वो वस्तु है, स्थायित्व है उसका, और वो उसे वहां से पल्लू के नीचे से, पीठ के पीछे से जो है निकाल लाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है, दूसरी अवस्था की जो विशेषता है, अच्छा, दूसरी अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष का। अब इसमें 2 उप अवस्थाएं होती हैं, प्राक संक्रियात्मक और जो है अंतर्दृष्टि अवधि। तो इनका पीरियड होता है, यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इसकी विशेषताओं से। तो विशेषताओं पर ध्यान देना है, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो प्राक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीववाद, एनिमिज्म, यानी कि बच्चा जो जो चीजें सजीव है उनको तो सजीव मानता है, जो निर्जीव है जैसे कि उसके खिलौने हैं, गुड्डे गुड़िया है, तो उनको भी सजीव मानता है। उनको जो है नहलाएगा, खिलाएगा, अपने पास में सुलाएगा, उनको चोट लग जाएगी तो उनको पट्टी बंधवाएगा, आप ही से, मतलब अपनी मदर से, अपने पापा से, ठीक है, चाची चाची से, चाचा चाची से, किसी से भी, अपनी बुआ से, तो उसको पट्टी बंधवाएगा, उसको डॉक्टर के पास में ले जाएगा, उसको पेट में दर्द हो जाएगा तो उसके हाथ पैर दबाएगा, इस तरीके से, मतलब उसका सर दबाता है, तो उसको बुखार हो जाएगा तो सर पे पट्टी रखेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि आप उसके जब, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो सर पे पट्टी रखते हैं, तो वो भी ऐसे रखेगा, क्यों? उसको लगता है कि ये भी सजीव है। ठीक, तो ये विशेषता इस अवस्था में आ जाती है। अहम केंद्रिता, इको सेंट्रिसिज्म हो जाता है बच्चा। कैसे? उसको लगेगा कि भाई मैं, मतलब क्या है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं हूँ, यानी कि हर एक चीज उसको लगती है कि मेरी है। जैसे अपने पापा की पैंट पहन लेगा तो जो है उसको लगेगा कि नहीं, ये मेरी पैंट है, ठीक है, वो ये बोलेगा मेरी पैंट है। अपने जो है पापा की चप्पलें पहन लेगा बड़ी बड़ी, और ये कहेगा कि मेरी है, ठीक है, तो उसको ये लगता है सब कुछ मेरा है। उसमें अहम आ जाता है, अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिसिज्म इसको बोलते हैं। ठीक, तो उसको हर एक चीज जो है अपनी लगती है, और अगर उसने कोई चीज ले ली है और आप छुड़ाने की कोशिश करें तो नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण की बात करें तो सेंट्रेशन, मतलब बच्चे को लगता है कि सब चीजें जो है चारों तरफ, हर एक चीज मतलब मुझसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और एक ये भी है कि उसके सामने भले ही मतलब बहुत सी चीजें हो, लेकिन अगर 10 खिलौने हो, 10 खिलौने में से उसको एक खिलौना पसंद आ गया तो उसी खिलौने से खेलेगा, बाकी से नहीं खेलेगा, भले ही दूसरे अच्छे भी हो। तो जब तक एक खिलौने से मन नहीं भर जाता वो दूसरे को देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण है, सेंट्रेशन होता है। और इसमें बच्चा मतलब अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज पर ध्यान देता है। ठीक है, एपलटावी, एपलटावी का जो गुण होता है इस एज में बहुत होता है। अगर बच्चे को कोई खिलौना है और वो टूट गया तो वो उसको दोबारा से नहीं जोड़ पाएगा। बच्चा एक बार सीढ़ियों में चढ़ गया तो चढ़ तो जाएगा, लेकिन अपने आप से वापस ऊपर नीचे नहीं उतर पाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर कह सकते हैं कि उसको टू का टेबल सुनाने को बोलो तो टू का टेबल सुना देगा। अगर उसको बोलो कि इसको दोबारा से जो है उल्टा सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। उसको 10 तक की काउंटिंग सुनाने को बोलो तो सीधे सीधे सुना देगा, लेकिन उसको ये बोलो कि इनको रिवर्स में सुनाओ, उल्टा सुनाओ, तो नहीं सुना पाएगा। तो बच्चे को क्या होता है कि और अगर कहीं पर आप छोड़ाओ, ठीक है, थोड़ी दूरी पर कहीं छोड़ाओ, 7 साल का हो चुका है तो स्कूल पे जाने की एज हो चुकी है, अगर आप एक बार स्कूल थोड़ी दूरी पर है और सॉरी, घर से अगर आप उसे छोड़ने चले जाओ तो क्या करेगा? चला आपके साथ में चला तो जाएगा, लेकिन अगर उसको वापस अकेला आना पड़े तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको बैक आने का रास्ता नहीं पता है, वापस लौटने की का तरीका उसको अभी नहीं आता है। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी परसेप्चुअल, उसके सामने अगर कुछ घटना हो रही है तो वो उसी पर जो है सोच पाएगा, विचार पाएगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो उस पर विचार नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको आप लेटे लेटे ये बता रहे हो कि देखो एक साइकिल होती है, उस पर बैठ जाते हैं, फिर उसमें उसमें 2 पैडल होते हैं, उन पर पैर रखते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल चलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए? तो वो समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे होते देखा नहीं है। जब आप प्रत्यक्ष रूप पर उस साइकिल पर बैठोगे, उस पर पैडल पे पैर रखोगे, उसको चलाओगे, तो वो समझ जाएगा, अच्छा ऐसे चलती है साइकिल।
ठीक है, तो वो समझ जाएगा। प्रत्यक्षात्मक चिंतन ये होता है। ठीक, चिंतन में यथार्थता, यानी इस एज में जो होता है उसकी जो चिंतन होता है वो एकदम यथार्थ रूप से होता है, काल्पनिक उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये इस स्टेज की विशेषताएं होती है और इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है बच्चे में प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था में आता है, या फिर पूछ लेगा कि बच्चा प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, इकोसेंट्रिसिज्म होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, काफी अच्छे लेवल के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब एकदम कहानी जो है इसके नेक्स्ट जो स्टेज होती है इसमें कहानी पलट जाती है। कहानी पलटने का मतलब ये है कि जो चीजें पहली अवस्था में नहीं हो रही थी, अब वो चीजें क्या है कि पलटकर उस अवस्था में, यानी नेक्स्ट में, जिसे हम स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें होने लगती है। जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि बच्चा अब हो गया कितने साल का, अब देखो बच्चा 7 से 11 साल का हो गया, तो सीधी सी बात है फिर बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया तो थोड़ा उसका कोग्निशन डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है। ठीक, अब बच्चा एक तरह से कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में आ गया। और जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है, 7 से 11 एज उसकी हो गई है, तो वो लगभग लगभग बहुत सी चीजें इस तरह की करने लगता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा अब तो बच्चा जो है बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। ठीक है, अभी उतना समझदार नहीं हुआ है कि अपने आप से सारे काम करने लगे, लेकिन लगभग लगभग कह सकते हैं कि समझदार हो गया। तो जो पलटावी वाला गुण था वो यहाँ पर पलटावी में आ जाता है। अगर उसको खिलौना तोड़कर दे दिया जाए, उसको जोड़ने के लिए बोले तो वो जोड़ देगा। क्यों? अब वो समझने लगा है कि इसको कैसे तोड़ा, इसको कैसे जोड़ा जाएगा। अगर कोई पेपर है, पेपर को उसको फोल्ड करके दे दिया जाए और फिर उसको फोल्ड करके आपने उसमें कोई डिजाइन बनाया, उसको खोल कर दे दिया, उससे कहा कि इसको जो है दोबारा से उसको उसी डिजाइन में फोल्ड करो, तो वो कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो पलटना सीख गया है चीजों को। अगर वो सीढ़ियों में चढ़ गया तो पहले ये था कि चढ़ जाता था और वापस नहीं उतर पाता था, वापस उतरते टाइम वो रोता था, लेकिन अब नहीं रोएगा। अब वो सीढ़ियों में चढ़ भी जाएगा और वापस भी उतर जाएगा। काउंटिंग सीधी भी सुना देगा, उल्टी भी सुना देगा। टेबल सीधा भी सुना देगा, उल्टा भी सुना देगा। स्कूल चला भी जाएगा, घर वापस घर भी आ जाएगा। तो अब बहुत से पलटने वाली चीजें मतलब उसको समझ में आ गई। अब वो रिवर्सिबिलिटी में आ चुका है। संरक्षण, कंजर्वेशन का गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी कि उसको अब पता चल जाता है कि जो 5 व एक रुपए के 5 सिक्के हैं या फिर 5 का एक नोट है, दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का गुण उसमें आ जाता है। इसमें काफी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक गिलास है जो कि बहुत ही संकरी तली का है, ऊपर से जो है चौड़ा है, लंबा है, और एक चौड़ा गिलास है। इसमें भी जो है 5 ml पानी है, इसमें भी 5 ml पानी है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहली अवस्था में बच्चे से पूछा जाए कि कौन से में ज्यादा पानी है, तो बच्चा इस वाले गिलास में आंसर करता है। लेकिन इस स्टेज पे अगर बच्चे से पूछा जाए कि कौन से गिलास में पानी ज्यादा है, तो वो कहेगा दोनों में इक्वल है। क्यों? अब उसमें कंजर्वेशन का, संरक्षण का गुण आ चुका है, वो समझ चुका है कि क्या होता है वस्तुओं में, जो कह सकते हैं कि लंबाई, भार, संख्या, इन चीजों को वो समझने लगता है। ठीक है, बात करें इसकी कि जो बच्चा होता है उसका जो तार्किक चिंतन होता है वो किस प्रकार का हो जाता है, तो वो लॉजिकल हो जाता है। वो इलॉजिकल बात नहीं करता, अब वो लॉजिकल बात करता है। और उसका जो चिंतन हो जाता है वो मूर्त वस्तुएं जो होती हैं उनके संबंध में वो तार्किक चिंतन करने लगता है। मतलब वो लॉजिक वाली बात करता है कुल मिलाकर। ठीक है, वो हवाओं में बात नहीं करता, अब लॉजिक वाली बात करता है। बात करें कि आत्म केंद्रित अहम केंद्रिता को छोड़ देता है, यानी अब वो पापा की पैंट को अपनी पैंट नहीं बोलता, पापा की चप्पलों को अपनी चप्पल नहीं बोलता, अब वो छोड़ देता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे कपड़े अलग है, मेरी जो है स्लीपर अलग है, ठीक है, मेरा स्कूल बैग अलग है, सब कुछ उसको पता चल जाता है। अब वो अहम केंद्रिता को छोड़ देता है। वस्तुओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण,
वो क्लासिफिकेशन जो होता है वो मतलब बच्चा क्या होता है कि मतलब कैटेगरी बनाने लगता है कि अच्छा मतलब वो वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन सीख जाता है और समूहीकरण करना, यानी चीजों को बांटना और चीजों को जोड़ना। ठीक है, इस तरीके से वो सीख जाता है। ठीक, विकेंद्रीकरण भी सीख जाता है। विकेंद्रीकरण यानी कि पहले हमने देखा था कि अगर उसके पास में 10 खिलौने हैं तो वो सिर्फ एक ही खिलौने से खेल रहा है, लेकिन अब वो हर एक खिलौने से खेलना जान जाता है, सीख जाता है। ठीक है, और आगमनात्मक तर्कना, एक बेहद ही सरल तरीके से वो तर्कना करता है। कह सकते हैं कि अगर उसे किसी चीज का एग्जाम्पल दे दिया जाए, आगमनात्मक तर्कण में होता क्या है कि सबसे पहले एग्जाम्पल होता है और एग्जाम्पल से बच्चा रूल की तरफ चलता है। तो ये काफी अच्छा तरीका होता है इस वाले स्टेज में। इसीलिए क्या होता है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद से उसको रूल सिखाते हैं कि इस रूल का कहाँ पर यूज होगा। ठीक, तो ये बेहद अच्छा तरीका होता है इस एज में जो बच्चा होता है उसमें आगमनात्मक तर्कना विकसित हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि इससे नेक्स्ट इसमें स्टेज में जो बच्चे में तर्कना आती है वो निगमनात्मक आती है। तो यहीं पर घुमाता है एग्जामिनर, यहीं पर घुमाता है और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जो सेंसिटिव एरिया होता है, यानी अगर या तो कहीं पर सिमिलरिटी हो दो चीजों में, ठीक, या फिर जो है ऐसा हो कि मतलब जिसमें घुमाने वाली बात हो, तो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये काफी सेंसिटिव पॉइंट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप जो होता है थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में हर कोई घूम भी जाता है, ये भी मैंने देखा है। तो अगर अन्य विशेषताओं पर बात करें इस स्टेज की, जो कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट स्टेज, तो कॉन्क्रीट स्टेज में होता क्या है कि वस्तुओं के ऊपर तार्किक रूप से बच्चा सोचता है, वस्तु में विभेद करने लगता है। भाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी स्टेज होती है पियाजे के अनुसार जिसमें बच्चे के भाषा का यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीटली हो जाता है। तो कौन सी स्टेज होती है? तो वो कॉन्क्रीट स्टेज होती है। ठीक, इस अवस्था में बच्चा जो होता है सभी तरह के जो मापक होते हैं, यानी कि जैसे कि लिक्विड की बात करें, जैसे हम लंबाई, भार, संख्या, इन संप्रतियों के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इन कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर हो जाते हैं कि लंबाई कैसे मापते हैं, लंबाई होती क्या चीज है, भार में क्या अंतर होता है, संख्या में क्या अंतर होता है। ठीक है, इस तरीके से उसको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, बात करें यहाँ पर अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है और आप ये देख रहे हो कि इसमें बच्चा अब पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन पियाजे के अनुसार ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है, पीक पॉइंट है। वैसे तो हर पूरी जिंदगी जब तक जीवन होता है, जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारे मस्तिष्क का विकास होता रहता है। लेकिन हम बात जो कि प्याजे की कर रहे हैं, तो प्याजे के अनुसार ही करेंगे कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो पीक पॉइंट पर होता है। तो जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का होता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो कौन सी स्टेज में होता है? तो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चा क्या है कि मतलब ऐसा नहीं रहता कि कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पहन रहा है, नहीं। अब वो फॉर्मल स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो समझने लगता है और थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, यानी फालतू की बातें कम करेगा, बकवास कम करेगा, इलॉजिकल बातें कम करेगा और कुछ भी मतलब उल्टा सीधा नहीं खाएगा। अब वो थोड़ा सेंसेबल हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये वाली जो स्टेज होती है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो किशोर अवस्था स्टेज में आ जाता है। तो इस अवस्था में बच्चे वैसे भी समझदार हो जाते हैं, उनका कोग्निशन डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है। तो चूंकि जो बच्चा होता है इस अवस्था में पियाजे के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो तार्किक जो बच्चे में पूर्णतः तार्किक रूप से बच्चा सोचना शुरू कर देता है और इस उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर बात करता है एकदम। ठीक है, अगर बच्चे से इस स्टेज में जो है मतलब पेरेंट्स पूछने लगे कि तुम कौन से सब्जेक्ट लोगे, कौन सा मतलब स्कूल चूज करोगे, तो वो स्पष्ट रूप से बोल सकता है, बता देगा।
और इस स्टेज में तो बच्चे से अगर ये भी पूछ ले कि क्या बनोगे, तो उसको क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या बनना चाहिए। इससे पहले वाले में पूछोगे तो वो डींग भागता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। हर रोज पता नहीं 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 मतलब वो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आने पर उसको जो थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे क्या बनना चाहिए, समझने लगता है अपने आप को। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जो माइंड होता है या फिर कह सकते हैं उसका जो कॉग्निशन होता है, वो अपनी कॉग्निशन के बेस पर उच्च स्तरीय संतुलन यानी कि हाई डिग्री इक्विलिब्रेशन, वो हर एक चीज में बैलेंस करके चलता है और अच्छे खासे लेवल का बैलेंस बना लेता है। ऐसा नहीं कि एक चीज तो सही चल रही है और दूसरी उसने खराब कर दी है, ऐसा नहीं। वो बैलेंस बनाना सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है। इतना तो समझ, इतने तो दिमाग उसके पास में आ चुका है तो कि मुझे कौन सी चीजें कितने कितने हद तक बैलेंस में किस बैलेंस में किस लेवल पे करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उसका जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है बैलेंस अच्छा खासा बन जाता है लाइफ में, ठीक है। अगर समझ की बात करें तो वो समझ का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो सीख जाता है। अगर आज उसने यहाँ पर कोई बात सीखी है, कुछ सीखा है, कोई सीख ली है, तो आगे फ्यूचर में कल ही अगर उसके साथ में कोई घटना हो जाए तो वो उस अंडरस्टैंडिंग का, उस समझ का जो है वहां पर यूज कर लेगा, ठीक है। ये होता है समझ का स्थानांतरण, ठीक। एक विषय पढ़ा, उसमें कुछ बात सीखी, जब वो दूसरा विषय पढ़ेगा तो उसमें उसके एग्जाम्पल यूज कर लेगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी होता है। और अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता, उसके पास में अब इतनी समझ आ चुकी है कि अगर उसके सामने कोई मूर्त घटना नहीं भी हो रही है और अमूर्त रूप से उसने कुछ सुना है, कुछ सीखा है, तो वो उसमें मतलब उसके उसके संबंध में जो नियम है, उसके उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी अच्छी मतलब चीजें हैं, तो उनको यूज करना वो सीख जाता है, ठीक है। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रूल एंड लास्ट यहाँ पर अगर हम बात करें एक अच्छी विशेषता की जो उसमें आ जाती है, वो आ जाती है परिकल्पनिक, निगमित या फिर निगमन रखना। जैसे इससे पहले वाली स्टेज पे हमने देखा था जब बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में होता है तो उसमें आगमन तर्कना होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा फॉर्मल हो चुका है, फॉर्मल स्टेज में आ चुका है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका है। तो अब उसे जरूरी नहीं कि उसके सामने कोई घटना हो या फिर उसे किसी चीज का एग्जाम्पल दिया जाए तभी वो समझे, नहीं। अगर उसके पास में किसी चीज का रूल है तो वो एग्जाम्पल तो खुद बना लेता है दुनिया भर के। क्योंकि अगर उसे पता चल गया है कि कोई घटना किस तरीके से होती है तो वो उसके रिजल्ट खुद ही बना लेगा। अच्छा इससे तो ये भी हो सकता है, अच्छा इससे तो इसका तो परिणाम ये भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल उसको एक मैथ की कैलकुलेशन समझा दी जाए, रूल दे दिया जाए कि इससे क्या है कि रेशियो के फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और रेशियो का जो मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से सोल्व होगा, उसको रूल बता दिया तो वो उससे दुनिया भर के एग्जाम्पल बनाकर वो दुनिया भर के क्वेश्चन सोल्व कर देगा, ठीक है। इससे ये भी एग्जाम्पल जाएगा, इससे ये भी एग्जाम्पल जाएगा, ठीक है। अब वो अपने रूल्स खुद बनाने लगता है, अपने एग्जाम्पल खुद सेट करने लगता है, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा काफी परिकल्पनिक हाइपोथेसिस हो जाता है। वो इसीलिए वो तरह तरह की मतलब मन गढ़ंत चीजों को छोड़कर एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मतलब उसको एक अच्छे उसके जो थिंकिंग होती है उसका काफी अच्छा लेवल वो बना लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चार की चार स्टेज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ। और आपने काफी अच्छे से जैसे हमने डिस्कस किया है हर एक जो है मतलब तथ्य को समझा होगा। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक जो यहाँ पर मतलब लाइन है वहां से क्वेश्चन बारीकी से, बहुत बारीकी से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक लाइन को आप दोबारा से पढ़े, इसे रिवाइज करें पूरी पीडीएफ को, ठीक है। एक एक बार क्लास समझ में नहीं आए तो दूसरी बार उसको देखें और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों को भी शेयर करें। देखो शेयर करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई तैयारी कर रहा है और वो नहीं जानता है कि मतलब कौन सी चीजें कौन से प्लेटफॉर्म पर कहाँ मिलती है, तो अब उसको शेयर कर दे, उसकी हेल्प हो जाएगी। और ये भी होता है कि देखो दुनिया मतलब मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, बहुत से प्रैक्टिस सेट है, मतलब मार्केट भरा पड़ा है ये कह सकते हैं। क्या चीज नहीं है मार्केट में आज के टाइम में, क्या चीज नहीं है यूट्यूब पर, क्या चीज नहीं है नेट पर, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो
जहां से जो कुछ मिले, जो कुछ भी मिले, जो कुछ भी आपको कहीं से भी सीखने को मिले तो उसको सीखो। उसको, अगर एक इंसान का पढ़ाया हो समझ नहीं आता तो दूसरे का देखो, ठीक है? हर एक इंसान अपने आप में भरपूर मेहनत करता है। क्यों? ताकि उसको लगता है कि मतलब हर कोई अपने इंटरेस्ट का ही काम करता है, पैसे से किसी को कोई मतलब होता नहीं है। पैसा क्या है? पैसा मतलब अगर पैसा आ जाए तो क्या वो मतलब इंसान अपने शौक छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। तो ज़रूरी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप भी इसको सीख कर कुछ नया करना चाहो, तो आपको भी ये अपने अंदर एक नई क्रिएटिविटी अपने आप में होती है कि चलो भई, हमने कहीं पर कोई चीज़ सीखी थी और आगे उसको कहीं यूज़ कर पाओ, तो वो भी एक अच्छी बात होती है। ठीक है? तो चलिए, बाकी इसमें जो है कुछ लिंक दिए दिए गए हैं, तो इस पर ज़रूर मतलब इसको फ़ॉलो करें, जॉइन कर लें, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कुछ भी आपको 5% भी समझ में आया हो, तो अच्छा लगा हो, तो देखो लाइक शेयर तो आपको करना ही है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट कर देना और बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है? स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी है, तैयारी कर रहा है और आपकी जानकारी में है, तो उनको भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां होती है, बहुत सी देखो घरेलू मतलब लेडीज होती है, उनको नहीं समझ में आता है, नहीं पता चलता है कि कहाँ कौन सी चीज मिलेगी, तो उनको भी शेयर कर देना अगर कोई नॉलेज में हो तो, ठीक। तो फिर अब काफ़ी कम समय है आपके पास में, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छे से अपने नोट्स बनाना, उनको रिवाइज़ ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखना अपना ध्यान, ठीक है? तो अब लेना चाहेंगे आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।